नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। गुजरात और हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव की मतगणना कल। दिल्ली नगर निगम चुनाव में आम आदमी पार्टी ने पूर्ण बहुमत हासिल किया। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने राज्यसभा में कहा, भारत वास्तविक नियंत्रण रेखा पर एक तरफा बदलाव के चीन के किसी भी प्रयास को बर्दाश्त नहीं करेगा। रूस से कच्चे तेल के आयात पर विदेश मंत्री ने स्पष्ट किया, जनहित में उचित मूल्य पर कच्चे तेल की खरीद समझदारी भरा निर्णय। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने लोकसभा में कहा, सरकार की रेलवे के निजीकरण की कोई योजना नहीं। और ढाका में दूसरे एकदिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में बांग्लादेश ने भारत को 5 रन से हराकर 3 मैचों की श्रृंखला में 2-0 की अजय बढ़त हासिल की। समाचार संध्या के साथ मैं फरहत नाज। गुजरात और हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए डाले गए वोटों की गिनती कल होगी। मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार और निर्वाचन आयुक्त अनूप चंद्र पांडे तथा अरुण गोयल ने आज मतगणना की तैयारियों की समीक्षा की। कल ही उत्तर प्रदेश की मैनपुरी लोकसभा सीट और 5 राज्यों की 6 विधानसभा सीटों के उपचुनाव के वोटों की गिनती भी होगी। निर्वाचन आयोग ने बताया है कि मतगणना सुचारू रूप से सुनिश्चित करने के लिए हिमाचल प्रदेश और गुजरात में 2-2 विशेष पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए हैं। उपचुनाव के लिए प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र के लिए एक पर्यवेक्षक होगा। मतगणना कल सवेरे 8 बजे शुरू होगी। गुजरात में 37 मतगणना केंद्र बनाए गए हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच त्रिकोणीय मुकाबला है। राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि सभी मतगणना केंद्रों पर व्यापक निगरानी रखने के लिए 182 पर्यवेक्षकों और इतनी ही संख्या में सहायक निर्वाचन अधिकारियों की तैनाती की गई है। इसके अलावा मतगणना की पूरी प्रक्रिया पर नजर रखने के लिए 494 सहायक निर्वाचन अधिकारी भी तैनात किए गए हैं। हर मतगणना की टेबल पर एक माइक्रो ऑब्जर्वर और काउंटिंग सुपरवाइजर भी तैनात किया गया है। चुनाव आयोग पूरी मतगणना की प्रक्रिया की वीडियोग्राफी भी करवा रहा है। इसके अलावा मतगणना स्थलों की त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था की गई है। मतगणना केंद्रों के बाहरी इलाके में गुजरात पुलिस की तैनाती की गई है। अपर्णा खुंट के साथ सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद। वहीं हिमाचल प्रदेश में 59 स्थानों पर 68 केंद्रों में मतगणना की व्यवस्था की गई है। एक रिपोर्ट। राज्य भर के 68 हॉलों में मतगणना सुनिश्चित करने के लिए न्यूनतम 8 और अधिकतम 14 टेबलें लगाई गई हैं। डाक मतपत्रों के लिए और मतगणना के लिए कंप्यूटर से जुड़े इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रसारित डाक मतपत्रों को स्कैन करने के लिए एक अलग टेबल होगी। मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनीष गर्ग ने कहा कि सुचारू मतगणना प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए रिटर्निंग अधिकारियों और सहायक रिटर्निंग अधिकारियों की एक टीम को भी तैनात किया गया है। उन्होंने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी वैध पहचान पत्र या पास के अलावा किसी भी उम्मीदवार या किसी अन्य व्यक्ति को मतगणना केंद्र से 100 मीटर की परिधि के भीतर अनुमति नहीं दी जाएगी। राज्य में कल मतगणना ड्यूटी के लिए सुरक्षा कर्मियों सहित लगभग 10,000 ड्यूटी स्टाफ को तैनात किया गया है। संजीव सुंदरियाल, आकाशवाणी समाचार, शिमला। दिल्ली नगर निगम चुनाव में आम आदमी पार्टी ने पूर्ण बहुमत प्राप्त कर लिया है। राज्य चुनाव आयोग के अनुसार पार्टी को 134 सीटें मिली हैं। भारतीय जनता पार्टी ने 104 सीटों पर जीत हासिल की है। कांग्रेस को 9 सीटें मिली हैं। 3 सीटों पर निर्दलीय उम्मीदवार विजयी रहे हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल ने नगर निगम चुनाव में पार्टी को पूर्ण बहुमत से जिताने के लिए जनता का धन्यवाद किया है। श्री केजरीवाल ने दिल्ली के विकास के लिए सभी पार्टियों से सहयोग की अपील की। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। जनादेश 2022 गुजरात और हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव नतीजों पर विशेष कार्यक्रम जनादेश 2022 आकाशवाणी के साथ बृहस्पतिवार 8 दिसंबर को ताजा चुनाव परिणाम जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ सुबह 10 बजे से। विशेष कार्यक्रम सुर्खियों में चुनाव परिणामों पर एक नजर शाम 7:10 से 7:20 तक। स्पॉटलाइट में राउंड अप ऑफ इलेक्शन रिजल्ट रात 9:15 बजे से 9:30 बजे तक। चुनाव नतीजों पर हिंदी और अंग्रेजी में विशेष चर्चा और विश्लेषण रात 9:30 से 10 बजे तक। चुनाव नतीजों की हर खबर के लिए जुड़े रहिए आकाशवाणी के FM गोल्ड और राजधानी चैनल तथा राष्ट्रीय नेटवर्क से। चुनाव नतीजे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध रहेंगे। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है।
विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा है कि G20 की अध्यक्षता के दौरान भारत का प्रयास सदस्य देशों के बीच आम सहमति बनाना, ग्लोबल साउथ यानी विकासशील और कम विकसित देशों की समस्याओं पर विशेष ध्यान देना और G20 के एजेंडे को आकार देना है। वे आज राज्यसभा में भारत की विदेश नीति पर बयान दे रहे थे। उन्होंने कहा कि G20 की अध्यक्षता भारत के लिए विकास, लोकतंत्र और विविधता को उजागर करने का अवसर होगी। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि G20 की बैठक ऐसे समय हो रही है जब विश्व भू राजनीतिक संकट, खाद्य और ऊर्जा असुरक्षा, सतत विकास लक्ष्यों की दिशा में धीमी प्रगति और जलवायु कार्रवाई की चुनौतियों से जूझ रहा है। वास्तविक नियंत्रण रेखा के बारे में पूछे गए सवाल के जवाब में विदेश मंत्री ने कहा कि भारत ने चीन को स्पष्ट रूप से बता दिया है कि वास्तविक नियंत्रण रेखा पर एक तरफा बदलाव स्वीकार्य नहीं होगा। We have been very clear with the Chinese that we will not tolerate, we will not countenance attempts to unilaterally change the line of actual control, and that so long as they continue to seek to do that, and if they have built up forces which in our minds constitute a serious concern in the border areas, then our relationship is not normal. एक अन्य सवाल के जवाब में श्री जयशंकर ने स्पष्ट किया कि सरकारी तेल कंपनियों को रूस से कच्चा तेल खरीदने के लिए नहीं कहा गया है। उचित मूल्य पर कच्चे तेल की खरीद जनहित में समझदारी भरा निर्णय है। I would like to clarify. We do not ask our companies to buy Russian oil. We ask our companies to buy oil. What is the best option that they can get? Now, it depends on what the market throws up. It's not just we buy oil from one country. We buy oil from multiple sources. But it is sensible policy to go where we get the best deal in the interest of the Indian people. डॉक्टर जयशंकर ने बताया कि 17वां प्रवासी दिवस अगले वर्ष 8 से 10 जनवरी तक इंदौर में आयोजित किया जाएगा। सरकार ने स्पष्ट किया है कि रेलवे के निजीकरण का कोई प्रस्ताव नहीं है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज लोकसभा में ये जानकारी दी। उन्होंने इस बात से भी इनकार किया कि हाल के वर्षों में रेलवे भर्ती बोर्ड के माध्यम से नियुक्त कर्मचारियों की संख्या घट रही है और अनुबंधित कर्मचारियों की संख्या लगातार बढ़ रही है। एक अन्य प्रश्न के उत्तर में रेल मंत्री ने स्पष्ट किया कि नियमित यात्री रेलगाड़ियों को निजी और सार्वजनिक भागीदारी से चलाने की भी कोई योजना नहीं है। समुद्री डकैती रोकथाम विधेयक 2019 आज लोकसभा में पेश किया गया। इसमें समुद्र में डकैती की स्थिति में कार्रवाई के लिए भारतीय प्राधिकारियों को कार्रवाई में सक्षम करने के लिए प्रावधान किया गया है। इसे 9 दिसंबर 2019 को लोकसभा में पेश किया गया था और विचार के लिए विदेश मामलों के स्थायी समिति को भेज दिया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्वास व्यक्त किया है कि राज्यसभा के नए सभापति जगदीप धनखड़ के नेतृत्व में सदन नए कीर्तिमान स्थापित करेगा। संसद के शीतकालीन सत्र के पहले दिन राज्यसभा में उनका स्वागत करते हुए प्रधानमंत्री ने श्री धनखड़ को शुभकामनाएं दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि श्री धनखड़ का जीवन सभी के लिए प्रेरक है। सभापति को बधाई देते हुए विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि सदन के रक्षक की भूमिका अन्य जिम्मेदारियों की तुलना में बहुत महत्वपूर्ण है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। भारतीय रिजर्व बैंक ने रेपो दर में 35 आधार अंक की बढ़ोतरी की है। रेपो दर अब 6.25% हो गई है। रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने मौद्रिक नीति समिति की द्विमासिक समीक्षा के बाद आज मुंबई में ये घोषणा की। शक्तिकांत दास ने मुंबई में संवाददाता सम्मेलन में G20 में रिजर्व बैंक की भूमिका को स्पष्ट करते हुए बताया कि इसमें 2 तरीकों से काम किया जाएगा, एक फाइनेंस ट्रैक और दूसरा शेरपा ट्रैक। फाइनेंस ट्रैक में बैंक डिजिटल भुगतान तथा बैंकिंग सेवाओं पर चर्चा करेगा और शेरपा ट्रैक में कई अन्य मुद्दों पर विचार किया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि G20 की अध्यक्षता भारत को विश्व में बड़ी भूमिका निभाने का एक अवसर प्रदान करेगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि प्रौद्योगिकी के माध्यम से शासन तंत्र को और प्रभावी बनाया जा सकता है। वे आज राष्ट्रपति भवन में भारतीय पुलिस सेवा, भारतीय डाक सेवा, भारतीय रेल लेखा सेवा, भारतीय राजस्व सेवा और भारतीय रेडियो नियामक सेवा के प्रशिक्षु अधिकारियों को संबोधित कर रही थीं। राष्ट्रपति ने कहा कि आज का समय प्रौद्योगिकी का है। इसके माध्यम से शासन और प्रशासन में नए प्रयोग करने की बहुत संभावनाएं हैं। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि वे अपने सेवा क्षेत्र में कोई भी फैसला लेते समय जनहित का पूरा ध्यान रखें। आज सशस्त्र सेना झंडा दिवस है। ये दिवस हर साल शहीदों और मातृभूमि की रक्षा करने वाले सशस्त्र बलों के जवानों को सम्मानित करने के लिए मनाया जाता है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अवसर पर देश के सशस्त्र बलों के साहस और बलिदान को नमन किया। एक संदेश में प्रधानमंत्री ने कहा कि सशस्त्र बल कई दशकों से राष्ट्र की रक्षा के लिए सबसे आगे आते रहे हैं और मजबूत भारत के निर्माण में उनका महत्वपूर्ण योगदान है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज अपने साप्ताहिक कार्यक्रम चर्चा का विषय है के अंतर्गत भारतीय सशस्त्र सेना झंडा दिवस के महत्व पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। इसे रात 9:30 बजे से आकाशवाणी के FM गोल्ड चैनल और अतिरिक्त मीटरों पर सुना जा सकेगा। ढाका में बांग्लादेश ने 3 एकदिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैचों की श्रृंखला के दूसरे मैच में भारत को 5 रन से हराकर 2-0 की अजय बढ़त बना ली है। 272 रन के लक्ष्य के जवाब में भारतीय टीम 9 विकेट पर 266 रन ही बना सकी। श्रृंखला का तीसरा और अंतिम एकदिवसीय मैच शनिवार को खेला जाएगा। और अब फुटबॉल विश्व कप की खबरों के साथ है आनंद श्रीवास्तव। फीफा विश्व कप में क्वार्टर फाइनल लाइनअप तय होने के साथ ही रोमांच चरम पर पहुंच गया है। पहले क्वार्टर फाइनल में शुक्रवार को फॉर्म में चल रहे ब्राजील का मुकाबला क्रोएशिया से होगा। नेमार और विनीसियस जूनियर अपने खेल से मैच का रुख बदल सकते हैं। वहीं क्रोएशिया की गोल्डन जनरेशन को आगे बढ़ने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाना होगा। दूसरे क्वार्टर फाइनल में देर रात अर्जेंटीना और नीदरलैंड सामने सामने होंगे। मेसी की मैजिकल फॉर्म ने अर्जेंटीना को खिताब का दावेदार बना दिया है। शनिवार को तीसरे क्वार्टर फाइनल में मोरक्को का सामना पुर्तगाल से होगा। मोरक्को ने बेल्जियम और स्पेन को बाहर का रास्ता दिखाकर क्रिस्टियानो रोनाल्डो की टीम के लिए भी खतरे की घंटी बजा दी है। चौथे और अंतिम क्वार्टर फाइनल में इंग्लैंड के सामने मौजूदा चैंपियन फ्रांस की मजबूत चुनौती होगी। इंग्लैंड के लिए हैरी केन, बुकायो साका और मार्कस रैशफोर्ड शानदार लय में हैं, तो वहीं फ्रांस के लिए गोल्डन बूट की रेस में सबसे आगे चल रहे किलियन एम्बापे और ओलिविया जिरू का कोई सानी नहीं है। टीमों की तैयारियों को देखते हुए रोमांचक संघर्ष की उम्मीद है। खेल खबरों के बाद अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं निखिल कुमार। बंबई शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक आज 216 अंक नीचे आकर 62,411 पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 82 अंक की सुस्ती के साथ 18,561 पर पहुंच गया। विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज डॉलर के मुकाबले 14 पैसे मजबूत होकर 82 रुपए 48 पैसे प्रति डॉलर के स्तर पर बंद हुआ और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में ब्रेंट कच्चे तेल की कीमतें $79.40 प्रति बैरल के आसपास रहीं। और अब मौसम की दक्षिण पूर्व बंगाल की खाड़ी पर बना दबाव का क्षेत्र उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ गया है। ये तीव्र होकर गहरे दबाव क्षेत्र में बदल गया है। मौसम विभाग के अनुसार इसके प्रभाव से आज से शनिवार तक तमिलनाडु के विल्लुपुरम और कड्डालोर सहित 13 जिलों और पुद्दुचेरी तथा कराईकल में भारी बारिश के आसार हैं। इस बीच चक्रवात की आशंका को देखते हुए पुद्दुचेरी के मुख्यमंत्री रंगासामी ने तैयारियों का जायजा लेने के लिए राजस्व और अन्य विभागों के अधिकारियों के साथ बैठकें की। पुद्दुचेरी और कराईकल में 248 राहत शिविर तैयार हैं। पुद्दुचेरी में 167 आश्रय स्थल बनाए गए हैं। मछुआरों को रविवार तक समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है। पुद्दुचेरी और कराईकल में राष्ट्रीय आपदा मोचन बल की एक टीम तैयार कर दी गई है। भारत के दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ट्राई ने तय किया है कि प्राकृतिक आपदा की पूर्व सूचना और आपदा गुजर जाने के बाद जनता को सचेत करने के लिए भेजे गए SMS संदेशों और सूचना पर कोई शुल्क नहीं वसूला जाएगा। ट्राई ने आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत जारी निर्देशों के मुताबिक भेजे संदेशों के महत्व पर विचार के बाद ये निर्णय लिया है। ट्राई ने कहा है कि दूरसंचार सेवा प्रदाताओं को प्राकृतिक आपदा की स्थिति में और उसके बाद लोगों को सूचित करने के लिए संदेश निःशुल्क भेजने होंगे। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। गुजरात और हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव की मतगणना कल। दिल्ली नगर निगम चुनाव में आम आदमी पार्टी ने पूर्ण बहुमत हासिल किया। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने राज्यसभा में कहा, भारत वास्तविक नियंत्रण रेखा पर एक तरफा बदलाव के चीन के किसी भी प्रयास को बर्दाश्त नहीं करेगा। रूस से कच्चे तेल के आयात पर विदेश मंत्री ने स्पष्ट किया, जनहित में उचित मूल्य पर कच्चे तेल की खरीद समझदारी भरा निर्णय। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने लोकसभा में कहा, सरकार की रेलवे के निजीकरण की कोई योजना नहीं। और ढाका में दूसरे एकदिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में बांग्लादेश ने भारत को 5 रन से हराकर 3 मैचों की श्रृंखला में 2-0 की अजय बढ़त हासिल की। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।